बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज कोशिश ये है कि तामीरी प्रोग्राम किया जाए और बात की जाए पाकिस्तान में शोबा सेहत से लेके तालीम, पीने का साफ़ पानी। चूँकि बहुत जल्द इलेक्शन भी इस मुल्क में हो जाएंगे, तैयारियाँ जारी हैं, फ़ंड्स भी जारी हो गए, बहुत जल्द इंतखाबी शेड्यूल भी आ जाएगा और खैर आफियत से एक नई जमहूरी हुकूमत वजूद में आ जाएगी। तो जो आम आदमी के मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो हल होंगे? ये जो जमहूरियत का तसलसल है ये कितना सूदमंद होगा आम लोगों के लिए? क्या ये जमहूरियत है या कि ये जमहूरियत नहीं है? तो बहुत सारे सवालिया निशान है कि अगर ये जमहूरियत नहीं है, अगर ये एक दूसरे पर पॉलिटिशियन हजरात सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के पे इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारों में बात की जाती है, तो फिर ये इसका हल क्या है? फिर ये तरक्की और तामीर का सफ़र कैसे मुमकिन हो पाएगा? जल्द अज जल्द नौजवान तबका अब बाहर जा रहा है, नौजवान तबके को नज़र आ रहा है कि यहाँ मेरा फ्यूचर नहीं है, तो उसको इस लेवल पर लाया कौन? तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं, आपने कई अदवार न सिर्फ मुल्क की सियासत के देखें, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, CEO हैं आप aeroplan.pk के शकील अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर, शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक और मंजे पे पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक PPI से है, यासिर अवान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, यासिर साहब आपने टाइम दिया। सर आगाज़ करेंगे, यासिर साहब, ये जिस शहर में हम रहते हैं उसका नाम है कराची और स्टूडियो भी हमारा कराची में है, ये प्रोग्राम भी कराची से लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में। कराची वालों के नलों में पानी नहीं आता, लेकिन वो पैसों से मंगवाते ज़रूर हैं, वो आ जाता है फिर पानी टाइम पे। तो क्यों नहीं है इनके पास पीने का पानी आज तक? बेसिक वजह क्या है? या सिर्फ साजिद भाई, यही तमाम शोबों का और तमाम सहूलियात जो बुनियादी हैं उनका हाल है कि वो उनकी हमारे पास सहूलत है लेकिन हम आवाम तक डिलीवर नहीं करना चाहते उसको। डिलीवर कर दी अगर बुनियादी सहूलतें, तो फिर वो जो मौज़्ज़ब मुआशरों में, तरक्की याफ्ता मुआशरों में आवाम मांगती है, फिर हम वो मांगना शुरू कर देंगे। रोज़गार मांगेंगे, मकान मांगेंगे, वसाइल मांगेंगे। अभी हमें पानी, सेवरेज, सड़कों में ही उन्होंने उलझाया हुआ है कि हम पहले तो ये तो ठीक हो तो फिर आगे कुछ करते हैं। अभी आपने खुद कहा कि पानी अगर ख़रीदना है तो एक कॉल पे मेरे घर आ जाएगा, लेकिन वही पानी मेरे पास टाइम टू टाइम क्यों नहीं आता जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड बना हुआ है। इसी तरह इंसाफ का ये हाल है, थानों से लेके कचहरियों तक। इसी तरह हमारे सेवरेज लाइनों का ये हाल है। इसी तरह हमारे पास रोज़गार का ये हाल है। फिर मादनियात पे अभी सुई गैस के रेट बढ़ा रहे हैं, कभी फ्यूल के बढ़ा रहे हैं। जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं, ज़खायर हैं हमारे पास, कोल के पूरे पाकिस्तान सिंध भरा पड़ा है। पॉलिटिकल पार्टियां मंशूर देती हैं, कोई रोटी कपड़ा मकान का देता है, कोई तब्दीली का देता है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो असेंबलियों में आते हैं, फिर आला मनसब पे बैठ जाते हैं, कोई CM बन जाता है, कोई MP, कोई MNA, कोई गवर्नर। इन तमाम इस पूरे स्ट्रक्चर पे अरबों रुपए इस आम आदमी के लगते हैं। फिर इन आम आदमियों को जो ड्यूटियाँ असाइन है कि भाई आप आम आदमी के लिए करो, अपने हल्के में ही कर लो काम, सड़कें बनवा लो, पानी दे दो, वो पानी पे काबिज कौन है? क्या हमारे मुल्क में पानी नहीं है क्या? सर बहुत पानी है ना, सब कुछ तो पानी क्यों नहीं आवाम को मिलता? जब वाटर टैंकर के थ्रू आ सकता है तो वो लाइन के थ्रू क्यों नहीं आ सकता? तो कौन बेचता है पानी? जाहिर है यही जो MP MNA बनते हैं, उन्हीं के नूरे नज़र लोग जो उनके अखराजात चलाते हैं, वही हाइड्रेंट चलाते हैं। और सबके कराची में कई हाइड्रेंट हैं, सारी दुनिया को पता है कि वहाँ से पानी मिलेगा लेकिन आपकी लाइन में पानी नहीं आएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना साजिद भाई, हर शोबे का यही हाल है। इस तरह उलझा दिया गया है कि आप इन्हीं में उलझे रहिए, आप दूसरी बुनियादी चीज़ों की तरफ ना जाइए। और हम जब तक हमें बुनियादी ज़रूरियात में हम उलझे रहेंगे ना, हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो इस दफ़ा हमें अपने नुमाइंदों से, अब यकीनन सारे 100% तो नए चेहरे सब पार्टियों से नहीं आएंगे ना, वही पुराने लोग आएंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनसे पूछें कि आप जब दोबारा 5 साल बाद आए, आपने इस 5 साल में हमारे लिए क्या किया जो आप अब आ गए दोबारा से, किस बुनियाद पे आप आए? माजी में कुछ बल्दियाती और कुछ ज़िमनी इलेक्शन हुए, न सिर्फ कराची, सिंध, बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में, लेकिन रेशो बहुत कम था, अवाम बहुत टर्नआउट कम था, अवाम अब नहीं निकल रही। सर वजह अवाम का इंटरेस्ट
ख़त्म होता जा रहा है। हमारी वो यकीन नहीं रहा ना, हमें इस निज़ाम पर ही यकीन नहीं रहा, इस जमहूरी हुस्न पे यकीन नहीं रहा अब आवाम को कि ये जमहूरियत हमें कुछ देगी, या ये निज़ाम जिस तरह से जो लोग भी चला रहे हैं इससे हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। लोगों का मतलब 60-70% लोग तो वोट ही नहीं डालने जाते, उसमें कई वो हैं जिनके रजिस्टर्ड नहीं है और अक्सरियत जाती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, सवालिया निशान है हमारे इस निज़ाम के ऊपर कि जिस पर 70 साल बाद भी लोगों को यकीन नहीं है कि इस निज़ाम के जरिए मेरी जिंदगी बदलेगी। अब या तो इस निज़ाम को बदला जाए या जो इस निज़ाम को चला रहे हैं उन लोगों को बदला जाए। निज़ाम को बदला जाए। आगे आपका पॉइंट शकील साहब, एक बीइंग अ बिजनेसमैन, आप किस नज़र से देखते हैं कि आम आदमी को, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, पानी नहीं मिलता इनको? तो जब इनको पानी ही नहीं मिलता तो फिर सेहत, तालीम, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया तो बहुत दूर हो गई। कैसे मुमकिन है? देखिए, बात यह है कि जो सेहतमंद माशरा है वो सेहतमंद अफराद से बनता है। जिस कंपनी को मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका तो स्लोगन ही यही है कि सेहत बख्श पानी और सेहतमंद पाकिस्तान, RO.PK की मैं बात कर रहा हूँ। और ज़िम्मेदारी बराह रास्त उन्हीं पे आयद होती है जिन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है। ठीक है, मैं अगर किसी की मुखालफत में खड़ा हो के कि जी फ़लाँ हुकूमत सही नहीं चला पा रहा है और मैं मुझे अब दे दें तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो ठीक है, अगर मैंने ज़िम्मेदारी कबूल की है तो मुझे उसकी ज़िम्मेदारी अदा भी करनी चाहिए। रही बात पानी के बहरान का जो मसला है, देखिए कराची को 100 करोड़ गैलन पानी यौमिया दरकार होता है। ठीक है, और 100 करोड़ गैलन में से 70% आपको कैंजर लेक से फराहम किया जाता है और बाकी 30% आपको फराहम किया जाता है हब डैम से। हब डैम का पानी रिचार्ज होता है बारिशों की वजह से, लेकिन कैंजर लेक का जो पानी है वो बारिशों की वजह से रिचार्ज नहीं होता। अगर बारिशें ना हो तो आपका 30% जो आबी ज़ख़ीरा है कराची का वो तो खुश्क हो जाता है, या ये कि उसमें पानी कदरे कम हो जाता है, उससे आपका इन्हिसार नहीं रहता। बाकी जो 70% है उसमें से 20% जो है वो जो टेक्निकल ख़राबियाँ हैं, जिसमें से पानी का रसाव है, पाइपलाइनों के ज़रिए जगह जगह नाकिस मटेरियल से मतलब जो फराहमी की जा रही है वो है, और बाकी के 20% चोरी होता है। यानी 40% जो पानी है वो उसमें बासानी काबू पाया जा सकता है। नंबर 1, चोरी को रोक लिया जाए। नंबर 2, जो आबी रसाव है पाइपलाइनों का वो रोक लिया जाए। 40% पानी का मसला आपका ये हल हो जाएगा। ये जो आप K4 पे काम कर रहे हैं उसके मुकाबले 26 करोड़ गैलन पानी जो वहां से आप लेना है, ये आप यहाँ से बचा सकते हैं। बताएं। अच्छा, उसके लिए नियत का साहिब होना जरूरी है। किसकी नियत का साहिब होना जरूरी है? उसकी नियत का साहिब होना जरूरी जिसके पास इख्तियार है। आपके सवाल के जवाब में इन्होंने फरमाया कि जी पानी लोगों को दस्तयाब नहीं होता, लेकिन जब टैंकर आप मंगवाते हैं तो वो आपको मिल जाता है। यानी सप्लाई एंड डिमांड का मसला है यहाँ पर। तो जिसके पास वसाइल होंगे वो खरीद लेगा, जिसके पास वसाइल नहीं होंगे वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, और ये तो दुनिया में हमेशा से हर जगह पे जहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी होती है वो होता है। तो मसला इतना मुश्किल तो नहीं है ये वाला कि आप 20% पानी रोक सकते हैं रसाव पे कंट्रोल करके, 20% चोरी पे कंट्रोल करके, आपका मसला हल हो जाता है बड़ी हद तक। और इसमें जो हम अक्सर सुनते हैं बड़ी बड़ी माफियाज इन्वॉल्व हैं, इस पे कारोबार होता है, और आम आदमी को भी जो मुफ्त उसको पानी मिलना चाहिए उसको पैसों से दिया जाता है। मैं साफ पीने की बात कर रहा हूँ, जो सेहत बख्श पानी, क्या वो आम आदमी को आपकी नज़र में मिल रहा है? देखिए, मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ में आप चले जाएं, आप सरजानी चले जाएं, वो माएँ उबाल उबाल के पानी दे रही हैं बच्चों को। देखिए, किसी ज़माने में जो हमारा बचपन था, हम लोग पार्क में खेलते हुए नलका खोल के, हर पार्क में होता था, गली के नुक्कड़ पे भी जो है वो नलके लगे होते थे, और वहाँ पे उसको खोल के और आप हाथ से पानी पी लिया करते थे, ऊख से। शायरी में अगर हम कहें तो ऊख से पानी पी लिया करते थे। ट्रू। ठीक है, और एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आता था कि ये कोई मुज़िर सेहत पानी आप पी रहे हैं। क्या बात, पीते थे, वो सरकारी पानी होता था। हाँ। सवाल ये है कि क्या जो कराची का पसमानदा तरीन इलाका है, हम सुरजाइन टाउन की बात कर लें, या उससे भी कोई अगर नीचे है, तो क्या वो शख्स भी, वहाँ रहने वाला शख्स भी नलके का पानी पीने को तैयार है? नहीं। नहीं, सही। ठीक है, जवाब इसका है नहीं। अच्छा, अब इस नहीं का जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये वहाँ से शुरू हुआ कि जब कि ब्रांडेड पानी आपको मिलना शुरू हुआ, और फिर इश्तहाराती स्लोगन के ज़रिए आपको बताया गया है कि ये पानी जो आप पी रहे हैं मुज़िर है, और ये पानी जो आप पियेंगे ये सेहतमंद है, सेहत बख्श है। पहले मरीजों के लिए होता था, अब
हल्के ब्रांड है, कोई बड़े ब्रांड है, लेकिन पानी कोई भी नलके का पीने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है। तो आपका सवाल जो है उसका जवाब तो गली में आम आदमी घूमता हुआ वो भी दे देता है कि जी मैं इसको पीने को तैयार नहीं, ये मेरे लिए मुज़िर सेहत है, ठीक है ना। तो अब जब मुझे सेहत है, हल क्या है अभी इसका? खरीद के पिए, साफ पानी पिए। हाँ, तो ये प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने फैलाया उनके अपने मुफादात हैं, लेकिन चले हम इसको यूं ही कबूल कर लेते हैं, नहीं जाते डिबेट के अंदर, हम बात इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं कि अच्छा जी इसका हल अगर यही है कि मैंने आरओ प्लांट का ही पानी पीना है, तो आरओ प्लांट जो वाटर शॉप्स खुली हुई हैं गली मोहल्ले में, तकरीबन कोई 10 लाख का उस पर ख़र्चा होता है, और जब आप पानी उससे प्रोसेस करके आप हासिल करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो उसके ऊपर आती है वो बमुश्किल तमाम कोई 30 पैसे या 50 पैसे गैलन है। टैंकर कितने खरीद रहे हैं आप? 2 रुपए गैलन, बताएं। तो अगर यही हल है तो इसी तरफ आ जाए। वो पानी ज़ेरे ज़मीन है, वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल हो सकता है, समंदर का पानी भी मीठा हो सकता है अब तो। सही। और इसके लिए हमें किसी बाहर से कोई टेक्नोलॉजी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, जिस फोरम पे मैं कहता हूँ जी किसी जगह पर अगर पानी की दस्तयाबी नहीं है तो 1 रुपया भी खर्च ना करें, हमें बताएं, हम पब्लिक वेलफेयर मुफ्त में आरओ प्लांट लगाएंगे वहाँ पर। बताएं आगे आपका पॉइंट। आगे जरा हम तालीम पर, यासिर साहब बहुत सारे मॉडल स्कूल का क़याम, और आज जिस तरह हमने साफ़ पानी पे रोशनी डाली, तो आजकल हर माँ बाप तकरीबन मेरे ख्याल में 90% वो कहेंगे मेरा बच्चा भाई प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वहाँ सब सही है, बिल्डिंग भी ठीक है, गिरने का ख़तरा नहीं है, टीचर भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे कपड़े और वेल एजुकेटेड हैं। तो फिर वो जो गवर्नमेंट स्कूल का ज़माना बस उसका बंद कर दें, या तो सबक पब्लिक प्राइवेट से बहुत सारे प्रोजेक्ट हुकूमतों ने चलाए, तो यहाँ पे क्यों नहीं? इसीलिए ना सर, प्राइवेट स्कूल्स रोजाना नए खुल रहे हैं, तो वो इसीलिए कि सरकारी का मेयार गिरता जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो खुद बड़े गवर्नमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एकेडमी प्राइवेट खोली हुई है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल बनाए हुए। वजह क्या है? वजह नहीं तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, तो कौन चाहेगा कि वहाँ पे बच्चे को भेजे? सर कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो 17th ग्रेड से ऊपर हैं कि जिनका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में जाता है, अगर नहीं जाता तो जो इस गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, जो सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने बच्चों को जब अपने जेरे साया स्कूल्स में नहीं भेजना चाहते, तो इसका मतलब है मयार तो नहीं है कि वो अपना बच्चा भी वहाँ नहीं भेजना चाहते। वो कैसे उस मयार तक लाया जाए? देखिए ना, उस मयार को बेहतर करने के लिए आपको मेरिट पर भर्ती करनी पड़ेगी। आप जब टीचर्स, अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे अभी भी वो चल रहा है कि एहतजाज किया उस्ताज़ा ने कि हमें कह दिया गया कि ये बोगस भर्ती हैं, हमें परमानेंट किया जाए, तो प्राइमरी की इनको स्पेलिंग नहीं आ रही थी। तो जब आप इस तरह सियासी भर्तियां करेंगे टीचर को, जिसको अपना नाम इंग्लिश में या उर्दू में सही मायनों में लिखना नहीं आता, तो वो बच्चे की क्या तरबियत करेगा? उसको तो खुद पहले तरबियत की जरूरत है ना। फिर यहाँ कौन सा ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स को हायर करने के बाद उनकी तरबियत साजी की जाती हो? बिल्कुल भी ऐसा तो कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास। तो वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री, अब डिग्री को तो वो असलम रईसानी साहब ने फरमाया था ना, डिग्री तो डिग्री होती है, हमने तो उसको मजाक में ले लिया, लेकिन उनका दर हकीकत कहना यह था कि पाकिस्तान में डिग्री लेना कोई मसला तो नहीं है ना, आप 2 पैसे खर्च करें, आप डिग्री ले लें, तो उस डिग्री की बुनियाद पर तो उस्ताद भर्ती होंगे, वो क्या बच्चों की तरबियत करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपने निज़ाम को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ कहाँ खामी है। हर तरफ आप जहाँ चले जाएं, पुलिस अपने काम से ज्यादा उस तरफ ध्यान देती है जहां से उनकी अर्निंग होती है, वाटर बोर्ड पानी देने से ज्यादा हाइड्रेंट पे ध्यान देता है जहां से उनकी अर्निंग होती है, हर इदारा उस तरफ ज्यादा ध्यान देता है जहां से उसको ऊपर के पैसे। क्या दुनिया के और गरीब ममालिक बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से भी लकीर से नीचे हैं वो, क्या वहां पे भी इस तरह की करप्शन होती है? पाकिस्तान और गरीब मुल्कों का हाल है। आपने नहीं सर, आपने जैसे खुद अभी कहा ना, कराची का आपने जिक्र किया, हम लौट आते हैं पाकिस्तान से वापस कराची पे। कराची वो शहर है जिसकी अभी भाई जिक्र कर रहे थे कि नल में पानी आता था, वो घर का या मोहल्ले का नल नहीं था, वो पार्क में खेलने वाले बच्चों के लिए बनाया गया था कि पानी वो मुंह धो ले, पानी पी लें। इस शहर में तो पाकिस्तान बनने से पहले ट्राम चला करती थी सर। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे ऐसे हम हाथ से ऐसे पानी पी लिया करते थे, यकीन था ना कि साफ पानी है। सर फिर पानी नीचे ड्राई भी होता होगा। आज से मस्जिद
पे वजू खाने पे लिखा होता है पानी ज़ाया ना करें। वो तो खैर वैसे अखलाकन अच्छी चीज़ नहीं है ना, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कराची की बात करें तो कराची में ट्रांसपोर्ट का, पानी का, सड़कों का, हेल्थ का, एजुकेशन का निज़ाम आज से 75 साल पहले जितना आला था, आज उसके मुकाबले में 5% भी नहीं बचा। हमने उसका भी 95% मतलब सियासी लोगों ने इस मुल्क की खिदमत नहीं की। यकीनन बशमूल मेरे जितने भी सियासी लीडरान हैं, उन्होंने अगर सही मायनों में पाकिस्तान का सोचा होता तो आज हमारे ये हालात तो ना होते ना, क्योंकि जब वो अपनी जात का सोचते तो सब बेहतर हो जाता। आ गया ना प्रोग्राम उसी सिमत जिस सिमत हम लाना चाह रहे थे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं। शकील साहब, अब इलेक्शन करीब हैं, आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन, तो बहुत सारे नए लोग भी आएंगे, पुराने चेहरे भी आएंगे, लोगों के पास जाएंगे, मोबिलाइजेशन होगी, उनको बताएंगे कि हमें आप वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, नहरें बहा देंगे, आपकी सड़कें अच्छी बनवाएंगे। क्या ये जो प्रोसेस चल रहा है जमहूरी बेहतर है मुल्क के लिए? देखिए, जमहूरियत तो इस मुल्क में एक दिन भी नहीं रही। अच्छा, आप इनको जमहूरी हुकूमत तस्लीम नहीं करते? कहाँ से जमहूरी हुकूमत? जब नवाज शरीफ साहब जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो बबांग दहल जलसा आम में और हर जगह पे कहते मुझे क्यों निकाला। जो वो उनका सवाल होता किससे था, ये क्यों निकाला? ठीक है, निकलने से एक दिन कबल कता कलामी माफ, यही सवाल निकलने से एक दिन कबल क्यों नहीं करते थे कि मुझे कुछ करने नहीं दे रहे। तो अब जब उनका सवाल था कि मुझे क्यों निकाला, वो किससे था? वो किससे था? और अब किसी बच्चे से ही पूछें कि जी पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो वो बता देगा जी नवाज शरीफ साहब होंगे अगले वज़ीर आज़म। तो ये सवाल कि भाई मुझे क्यों लाया, तो उसका मतलब लाने वाले और निकालने वाले जो भी लोग हैं, तो ये जिम्मेदारी बरारस्त उन पे आयद होती है कि जी वो किसको ला रहे हैं, किसको। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमेशा से जो भी हुकूमत रही वो सिलेक्टेड ही रही है। अच्छा, ठीक है। ये जो सारा कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत जब से पाकिस्तान आजाद हुआ नहीं, आप कोई भी नहीं, सबको आप ये कहेंगे सब सिलेक्टेड थे। लियाकत अली खान की शहादत के बाद से कौन सी हुकूमत है जो कि सिलेक्टेड नहीं थी, बता दीजिए मुझे। आप चले आप बता दें, आपका रोज का ये सवाल जवाब का सिलसिला है, आपके जहन में कोई है कि आप ये कह सकते हैं कि जी ये जमहूरी हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत समेत बात कर रहा हूँ मैं, नहीं थी? नहीं, इख्तियारात का फुकदान था। देखिए, जो लाने में किसी ने हेल्प की, जो बाइख्तियार लोग हैं, अगर आपका चैनल मुझे इजाजत दे कि मैं नाम लूँ तो मैं ले भी दूंगा, मुझे कोई इतना खौफ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग लाते हैं वही निकालते हैं। अब मौजूदा जो उस वक्त सेटअप है निगरान हुकूमत का, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, देखिए, मेरी रिश्तेदारी ना इमरान खान साहब से ना नवाज शरीफ साहब से। मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मुझे खुशी होगी। बैरिस्टर एजाज हसन साहब ने भी कल कहा है कि ये जो निगरान का नून है ये असल में नवाज शरीफ का नून है। बात यह है कि मुल्क तरक्की, अब इस वक्त जो इशारे हैं, माशी इशारे बड़े उम्दा हैं। गुज़िश्ता 5 माह के दौरान, ये टेम्परेरी है, परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट है। मेरा ये ख्याल है कि ये इतना आर्जी नहीं, क्योंकि जो इक़दाम किए गए जिनमें कि गैर मुल्कियों की बेदखली भी शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के उससे आप सहमत हैं, एग्रीड करते हैं? निजी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये लोग तो 2028 तक बैठे रहते अगर हम मुदाखलत ना करते। क्या वो ठीक कह रहे थे? देखिए, वो तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, क्या वाकई आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुदाखलत की वजह से ये हुआ है? देखिए, डोरियां मुमकिन है कि उन्होंने मुतहरिक किया हो बहुत सारे ताकतवर लोगों को। हमारे यहाँ सूरत हाल का क्रेडिट लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं, निगरान हुकूमत में, क्या इतनी बासलाहियत है कि उन्होंने ये सब कुछ कर दिया? फिर तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, इनको कंटिन्यू करने दें। अच्छा, किसी भी बहाने इलेक्शन मुलतवी करें। ये तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई इस वक्त। इस वक्त तो आपके सारे जो माशी सब पॉजिटिव जा रहे हैं। तो क्या जरूरत है हमें इतना, मतलब हमें कौन सी ऐसी मोहब्बत है नवाज शरीफ साहब से या इमरान खान साहब से कि नहीं उन्हीं को आना जरूरी है? 5 माह की अगर ये परफॉर्मेंस है तो 5 साल की परफॉर्मेंस क्या होगी? अगर 233 से डॉलर नीचे आके 285 भी खड़ा हो जाता है, 40,000 पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज 63,000 क्रॉस कर जाता है। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन इस वक्त जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स है वहां पे खड़ा हुआ है। तो भाई माजी में आपको ले जाता हूँ, चलें आप चूंकि कई एतवार आपने देखे ना, माजी में आपको ले जाता हूँ। भुट्टो साहब की फांसी के बाद बेनज़ीर साहब जलावतनी करके वतन वापस आती हैं। वो अपनी बुक में लिखती हैं कि मुझे हुकूमत दी गई लेकिन मुझे कुछ चीज़ों से कहा कि इनसे आप दूर रहें।
तो क्या ये बीबी की मिस्टेक कहें कि उस वक्त कमज़ोर हुकूमत उन्होंने ले ली, एक्सेप्ट कर ली? इस सवाल से पहला सवाल ये है किसने कहा कुछ चीज़ों से दूर रहे? मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इससे दूर रहें, देखिए जब बेनज़ीर साहबा पे फिर इल्ज़ाम लगे ना कि वो कुछ सीक्रेट एतज़ाज़ अहसन साहब के साथ उन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क को दिए। जमहूरी मुल्कों में जो पार्टी हुकूमत में आती है, जो वज़ीर आज़म जिस पार्टी का बनता है वो सुप्रीम होता है, होना चाहिए, हमारा आइन ये कहता है, हमारा आइन भी कहता है, हमारे तमाम इदारे उसके मातहत होने चाहिए। अगर वो ये कह रहा है या कह रही हैं कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि फला फला चीज़ों से दूर रहें, तो क्या ये बात साबित नहीं होती कि हुक्मरानी कहीं और है, मतलब कुछ और लोग हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं? तो वो बेनज़ीर साहब को ले आए, नवाज शरीफ साहब को ले आए, जो चाहे आपको उसने करिश्मा साज करे। तो ना लेते ना ऐसी कमजोर हुकूमत। आप मुझे इस मनसब पे बैठा दें और कहें आप सवाल ना करें, तो फिर मुझे इस मनसब पे बैठने का क्या? तो ये सवाल तो उनसे किया जाना चाहिए ना, जिन्होंने सियासतदानों से, उनसे किया जाना चाहिए जिन्होंने हुकूमत। ये मिस्टेक है उन सियासी लोगों की कि आप कमजोर हुकूमतें क्यों तस्लीम करते हैं? मिस्टेक नहीं, ये नफसानी ख्वाहिश है। अच्छा, इंसानी जो ख्वाहिशात होती है ना, मतलब उसके अगर आप दर्जात वो रखें तो उसमें ये अपनी ज़ात की शनाख्त या अपनी ज़ात को पहचाने जाने की ख्वाहिश दूसरे नंबर पे आती है, पेट की भूख के बाद। ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते इतनी शदीद हो जाती है कि उसके लिए इंसान मेरी ज़बान इजाज़त नहीं देती कि मैं कोई नाज़िबा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन बहुत से लोग आपके प्रोग्राम में या दीगर टीवी चैनल्स पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी भी सतह पर किसी भी हद तक आप जा सकते हैं, आप लाडला बनने के लिए, सिलेक्टेड बनने के लिए। सभी इसमें कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसको आप माफ करेंगे? लाडलेपन की सर नवाज शरीफ साहब पे एक अब इल्ज़ाम लगा, एक नैरेटिव, जैसे एक नैरेटिव बना, शकील साहब ने उसको बोल दिया, बता दिया सबको कि अब आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि भाई हमारा वज़ीर आज़म अब कौन आ रहा है, तो वो कहेंगे भाई नवाज शरीफ आ रहे हैं। ये बनाया गया ना माइंडसेट, अब बच्चे बच्चे तक चला गया, हर जगह पे टीवी पे जितने नशरियाती इदारे हैं। तो अब लाडलेपन का भी एक उन पर एक छाप अभी से लगना शुरू हो गई है। कुछ ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो कह रहे हैं कि आपको तो शहाना और लाडला प्रोटोकॉल मिल रहा है। बहुत सारे लोग नौकरियों से भी हाथ धो चुके हैं, निजी चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी तो उनके साथ चिपक गया ना, जिस तरह अभी तो हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कहते हैं कि पसे पुश्त वो होते हैं। भाई ने जो बात की वो सही होगी कि लियाकत अली खान मरहूम के बाद कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ना हो। फौजी इदारे हैं ना जी, एस्टेब्लिशमेंट वो ना हो उसके पीछे। मैं ये सवाल करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इनको अगर चले, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट देती है, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मोहतरमा से, नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से, दीगर जो वज़ीर आज़म गुजरे उनसे यही कहा होगा ना, दिफा पे नहीं बात करना, खारजा अमूर पे हमसे मुशावरत करना। ये तो नहीं कहा हेल्थ नहीं देना, एजुकेशन नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना, इंडस्ट्री नहीं देना, ये तो नहीं कहा ना। ये कहा है कि तुम भत्ते का और रिश्वत का बाजार गर्म कर देना। देखें, हमें खालिस्तन सियासतदानों को निशाने पे रखना चाहिए। हम गलत सिमत में, हम जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगे हुए हैं, तभी तो सही मायनों में हमें जिसके पीछे जाना चाहिए वो बच जाता है इस आड़ में आके। जब निकलता है तो मुझे क्यों निकाला? अभी जब मियाँ साहब गए, भाई ने फरमाया, जाहिर है भाई का काम सियासत नहीं है, वो अपनी राय दे रहे हैं। कारोबारी आदमी पे सियासी हुकूमतों की तब्दीली का बड़ा असर होता है, तो सबसे ज्यादा वो मुतासिर होता है, तो वो अपनी राय जो दे रहे हैं वो बेहतरीन राय दे रहे हैं। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से ये समझता हूं कि तमाम तर जिम्मेदारी दिफा को छोड़ दीजिए, खारजा अमूर को भी एक तरफ रख दीजिए। अभी कौन से हमारे अच्छे ताल्लुकात है किसी के साथ? अफगानिस्तान साथ जो बेहतरीन थे वो भी हमने अफगानियों को निकालने के चक्कर में खराब कर लिए। भाई हर चीज का एक तरीका कार होता है ना, आप तरीके कार से हर चीज को चले, अफगानी निकालने, बंगाली निकालने, ईरानी निकालने, आप तरीके कार से डिसिप्लिन बनाए, आप उस तरीके से उनको निकालने। फिर पूरी दुनिया में रिहाइश देने का, कारोबारी गुंजाइश देने का दूसरे लोगों को एक रास्ता रखा होता है, आप वो रास्ता उनको दें। लेकिन हमें जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को लगा दिया है कि हर बंदा एस्टेब्लिशमेंट के पीछे। अब इस अदलिया से कौन पूछेगा कि जिन्होंने इस नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया और अब एक एक करके नवाज शरीफ के केस वो कह रहे हैं ये गलत थे, ये गलत थे, वापस ले रहे हैं। सर उस नैब के डीजी को क्यों नहीं तंजली की चीफ जस्टिस ने क्यों नहीं उसको सीट से हटाया कि तुम आए आके बैठे इसलिए हो, कौम का पैसा जाया किया, कौम का टाइम जाया किया, कौन पूछेगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो उससे नहीं पूछना इधर आ जाओ, वो पूछेंगे कहेंगे मदाखलत हो रही है। ये पूछना है हमारी अदलिया ने।
अदलिया के बाद जो हम आवाम का हक है वोट देने का, उसमें हम बोलेंगे तुम तो बुराई स्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हो, अच्छाई अपने बच्चों पे डाल देते हो, किस तरह हम तुम्हें क्यों वोट दें? इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों की है। वो चाहते ही नहीं है हमारी आवाम को इतना शऊर, इतनी तालीम, इतने वसाइल मिल जाए कि वो अपने हकूक के लिए सामने खड़े हो जाए। ये सवाल शकील साहब से पूछूंगा, फिर आपसे पूछ लूँ। आपने कहा कि चलें जी आप पूरा इधर आप ना तनकीद करें, लेकिन जब भी जमहूरी हुकूमत चल रही होती है, अपना आइनी मुद्दा 5 साल पूरा कर लेती है, या उससे पहले जब वो रुखसत हो जाते हैं, जब वो अपोजिशन की बेंचों पे आ जाते हैं, तो फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना क्यों याद आती है? मियां साहब ब्लैकमेल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को। यकीनन अपने राह हमवार करने के लिए वो आवाम के जरिए एक प्रेशर बिल्ड, जाहिर है वो बोलेंगे तो नीचे उनके आलाकार बोलेंगे, जो ओहदेदार होते हैं उस तंजीम के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, पहले ऊपर से लीडर बोलता है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट तक उनके लोग बोलते हैं, वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं। लेकिन हमें आवाम को इन सियासतदानों से, जो हुक्मरान है हमारे, बिलखसूस जो हुक्मरानी कर चुके हैं, उनसे ये सवाल बनता है हमारा कि आपको तरक्की देने से किसने रोका? अभी स्टेटिक्स भाई ने बताया बहुत अच्छे हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के और दूसरे सारे बेहतरीन होंगे, लेकिन वो बातें बहुत बड़े बिजनेसमैनों के लिए या होंगी हमारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए, लेकिन जो एक गरीब आदमी है ना, जिसकी आबादी आधे के करीब है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको नौकरी से निकाल दिया फैक्ट्री ने, गैस महंगी हो गई है, उसको फैक्ट्री ने नहीं बताया कि बहुत ऊपर चला गया स्टॉक, तुम्हारी तनख्वाह हम 2000 बढ़ा रहे हैं, नहीं, उसको कहा गैस महंगी हो गई है, मैं प्लांट नहीं चला सकता, घर जाओ अपने। तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और निगरान को तूल दें या कुछ भी करें, फर्क तब तक, जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम रोते रहेंगे, 10 साल आपके बुढ़े हो जाएंगे। पहले इदारे, अगर आपने कहा ना इदारों पे आप ना तनकीद करें, सिर्फ खालिस्तान सियासी लोग पर तनकीद करें, इदारों पे करें आप, लेकिन उन पे करें जिनका डायरेक्टली आवाम से रास्ता है। आप देखें कि पाकिस्तान की जमहूरी सियासत को आप देखें तो कई पॉलिटिकल पार्टियां तनाजुली का शिकार हुई, उन पर गद्दारी के मुकदमे हुए, उनके लोग जेलों में गए। इस लेवल पर ये पॉलिटिकल पार्टियां आती क्यों हैं? इनको लाया जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? अब आप देखें कल का वजीर आजम आज जेल में, कल का जो वजीर आजम था और जो कल के शिकंजे में थे, आज वो क्यों अच्छा लाप रहे हैं? कल तक तो वो कोई चीज मुंह से अच्छी नहीं निकल रही थी उनसे। मियां साहब जब यहाँ से तशरीफ ले गए लंदन की पुरफिजा माहौल को एंजॉय करने के लिए, तब तो वो वहां से नाम ले रहे थे। अब जब से आए हैं तब से उन्होंने क्या कहा है? मतलब ये है कि उन्होंने तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाया कि उनको इस 22-23 करोड़ आवाम का दर्द है। उन्हें दर्द है मरियम के असासों का, उन्हें दर्द है हुसैन के असासों का, उन्हें दर्द है हसन के असासों का। उनको साजिद साहब, यासिर साहब, ब्रदर, इन किसी से कोई सरोकार नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ जो करते हैं ये लोग, वो अपनी ज़ात को निखारने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, जब बन जाती है तब वो भूल जाते हैं सब कुछ। फिर हम भी भूल जाते हैं नीचे, हम भी कहते हैं कि जी चलो शुक्र है मियाँ साहब अब अच्छी बातें कर रहे हैं, लग रहा है सब ठीक हो गया। मियाँ साहब करेंगे, जरदारी साहब बुरी बातें करेंगे, वो दुबई चले जाएंगे, वो दुबई से बैठ के लिताड़ना शुरू कर देंगे। तो ये यूं ही चलता रहेगा। इसके लिए हमें सिमत दुरुस्त करनी होगी। हमने सिमत अपनी निशाना जो है ना वो सियासतदानों को बनाया। अब अदलिया का और हमारे लोकल जो इंतजामी AC, DC, SHOs, उनके हालात देखें तो कोई SHO से क्यों नहीं पूछता तुम्हारे जो खाने की हदूद है उसमें 100 डकैती, दो तो बंदे बताओ जो तुमने पकड़े। ये आज़ाद नजरियात हैं, हर कोई अपनी बात कर सकता है, करनी भी चाहिए, आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है। शकील साहब, अब जैसे यासिर साहब ने कहा कि खालिस्तान आप पॉलिटिशियन हजरात को तनकीद का निशाना बनाएं, कुछ इदारों को रहने दें। कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कादिर पटेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, फॉर्मर MNA भी हैं, वो अपनी स्पीचेस में कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिशियंस को गालियां पढ़वाते हैं, उनका मिशन ये है कि इनके ऊपर तनकीद की जाए। तो फिर अगर वो कहते हैं ना, वो गेंद उधर फेंक रहे हैं, ये गेंद इधर फेंक रहे हैं, हल क्या? क्या सियासी लोगों को जब इक़्तिदार मिल जाता है, ताकत मिल जाती है, इख्तियारात मिल जाता है, आपने कहा वज़ीर आज़म सुप्रीम आईने पाकिस्तान कहते हैं, तो फिर वो इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी ये फरमा रहे हैं, चूँकि नुमाइंदगी कर रहे हैं सियासतदानों की, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर है कि मतलब अगर एक सियासी निज़ाम का नुमाइंदा ही कहे कि जी सियासी इदारों की जिम्मेदारी है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। काश यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई नुमाइंदा कहता है बैठकर कि जी ये हमारी जिम्मेदारी है,
फिर तो मजा ही आ जाता ना, फिर तो मसले का आते सारे। अच्छा, बात यह है कि जब इंसान आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी कबूल करता है, कोई भी शख्स, ठीक है, इनकी पार्टी ऐसी नहीं होगी कि उसको इक़्तिदार मिला, मुमकिन है शायद कभी वो इक़्तिदार में होती तो इनकी बात ये नहीं होती, फिर कादिर पटेल साहब वाली बात हो रही होती। अच्छा सही। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के यहाँ पर आने से पहले ही लोगों को ये अंदाजा था ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, क्यों ख़त्म हो जाएंगे? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि जी जो अदलिया है उसकी भी डोरे कहीं और है। अच्छा, आज़ाद अदलिया नहीं है? तो आज़ाद अदलिया का है। ओके, ठीक है ना। अगर आज़ाद अदलिया हो तो सूरत हाल तो आज की सूरत हाल से यकसर मुख्तलिफ हो। अब इस सूरत हाल में मैं जो समझता हूँ, मेरी जो ज़ाती राय, कि भाई 18वीं तरमीम की तरह एक और तरमीम करें और इस्टेब्लिशमेंट को कोई रोल दे दें। अच्छा, कोई बाकायदा रोल दे दें ताकि ये बार बार असम्बलियां ना तोड़नी पड़े, बार बार मतलब किसी को निकाला और किसी को लाने वाला सिलसिला ना हो। दुनिया में ऐसा हुआ है, बतदरीज जमहूरियत आई है। हमारे यहाँ चूंकि मुल्क आज़ाद होते ही हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और हमने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, एक आइन उठा के, हमारा तो आइन अभी जो भी है, पहले तो हमने जो सुइस्तान का आइन था हमने उसको लिया, फिर 53, फिर 56, फिर 73 का जो आइन है, तो ये भी कॉपी पेस्ट आइन है बेसिकली। तो हमें अपनी जो माशरती अक़दार हैं, माशरती ज़रूरियात हैं, जो हमारे रवैये हैं, माशरती रवैये हैं, उनको सामने रख के हमें एक जो है वो निज़ाम तरतीब देना होगा। उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को भी रोल दें। क्या इक़्तिदार का शहद इतना मीठा है कि जो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठता है तो फिर वो भूल जाता है सब कुछ? ये तो आपने बहुत छोटी बात की है भाई। आप अपनी मुगल तारीख उठा के देखें, बेटे ने बाप को कत्ल किया, भाइयों को कत्ल किया, ठीक है, और किसकी बात कर रहा हूं मैं? औरंगजेब आलमगीर की, जो जिसको हम हीरो समझते हैं, ठीक है, बताएं। तो उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल नहीं किया, अपने सगे बाप को जेल में नहीं डाला, उसको जहर का प्याला नहीं पिलाया, ठीक है। तो इक़्तिदार का शहद इतना मीठा नहीं, बहुत मीठा है। ओके, अच्छा, अभी लास्ट में मैं फिर, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, शकील अहमद सिद्दीकी साहब थोड़ी देर के लिए सोच लें कि आप उस मनसब पर बैठ गए, तो क्या फिर आप डिक्टेशन देंगे या लेंगे? देखिए जी, मैं तो उस मनसब पे बैठना ही नहीं चाहता। अच्छा, हाँ, भागी हैं आप? मैं तो, आपने बात की एजुकेशन सिस्टम की, और आपने पूछा सवाल यहाँ पर कि जिसका जिम्मेदार सरकारी स्कूल, फिर प्राइवेट स्कूल से बड़ा जहर तो कोई है ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल एक जुमले में राय दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए इस सिस्टम के, सिस्टम पे मैं अपनी राय दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने तो अपने इतना बड़ा मनसब सर लाइव शो में आपको हमने दिया कि अगर आप उससे बैठ जाएं, हाँ, उस निश्चित पर, सीट पर, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएं। मैं बता देता हूँ आपको, मैं चूंकि रूहानी तौर पर अल्लामा इकबाल से मुतासिर हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू उनके शेर भी कोट करता रहता हूँ, और अभी फिर मैं ये बात करता हूँ कि जी, निज़ाम बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ठीक है। लफ्ज़ दीन का इस्तेमाल जो है, दीन, ठीक है, यही हमारा दस्तूर पाकिस्तान होना चाहिए, और है भी। और इसी की बातें लोग कहते नहीं, हाँ ये अलग बात है कि अपनी अपनी तशरीह सबकी, ठीक है। हाँ, ऐसे ही। तो जब हमारा निज़ाम जो है, जब आइन के आर्टिकल 62-63 की बात होती है, तो हम रेफरेंस देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत की, ट्रू, ठीक है। तो भाई ये दो सिफात भी अगर पैदा कर लें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दीन की तबलीग शुरू की तो इन्हीं दो सिफात की उन्होंने लोगों से गवाही ली। ये नहीं कहा खड़े हो गए कि मैं ऐसा हूँ, लोगों से पूछा तो मुझे क्या देखते हो, तो उन्होंने कहा जी आप सादिक यहाँ अमीन है, ठीक है। तो ये दो सिफात हैं आपका, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा हो, या आपकी कोई सियासतदान हो, या कोई ताजिर हो, अगर इन दो सिफात का हामिल है तो उसको फिर ये सवाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको कि वो डिक्टेशन लेगा या देगा। चले, यासर साहब बड़ा बेहतरीन जवाब दे गए शकील अहमद सिद्दीकी साहब, बड़ा मैंने समझा, मैंने उनको बड़ा फंसा दिया, उलझा दिया है। आप एक सियासतदान है और हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे से आगे जाऊँ, मैं MPA से MNA बनूँ, फिर मैं मिनिस्टर बनूँ, फिर मैं नेशनल पॉलिटिक्स में आऊँ। तो फिर इस ताकत के नशे में ये इतना मीठा शहद क्यों फिर सब भूल जाते हैं? उस वक्त सब मीठा मीठा हापअप होता है। फिर मैंने ये सब की बात की है, अपोजिशन में आके याद आ जाता है यार वो मुझे उसने ये कर दिया। जब आप आते हैं, साबिक सदर से पूछा गया, मैं उनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि शकील साहब ने कहा वो क्रेडिट लेते हैं कि आप क्यों वफाक से पीछे रह गए, वफाक में आपकी सियासत वो से नहीं रही। उन्होंने कहा 18th अमेंडमेंट उस तरफ वालों को पसंद नहीं आई,
अगर उस तरफ वालों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने वो क्यों दिया उन्होंने आपको। 18वीं तरमीम तो बहुत एक अच्छा काम हुआ, सूबे आज़ाद हो गए, खुद मुख्तार हो गए, लेकिन बदले में तो कुछ भी नहीं मिला ना। मतलब 8 या 9-10 में तरमीम पे काम हुआ और 13 से पहले तरमीम लागू हो चुकी थी। तो अगर हम 10 साल भी दें तो उस 10 साल में किस सूबे ने बिजली पूरी कर दी, तालीम अच्छी कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, और सब छोड़ें पानी बुनियादी जो जरूरत है, जो सुबह उठ के रात सोने तक यासिर रहमान की नजर में ये 18th अमेंडमेंट ठीक हुई? जी बेहतरीन हुई, बेहतरीन हुई। अच्छा, इसको और ज्यादा वुसअत देनी चाहिए, ना कि इसको लपेटने के बजाय। अच्छा जी, इसमें तो फिर अभी तो उसको खत्म करने की बातें की जा रही हैं, अभी बहुत सारे पॉलिटिशियन इस पे तनकीद करते हैं। जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने वफाक से सूबे को तो लेकर दे दी, सूबे से हम नीचे डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट को देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें तब देखिए नीचे रिलीफ तब जाएगा कि उसका डीएमसी जो है ना, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटी, उसकी मजबूत होगी, उसके पास फंड होगा, तो आप नीचे रिलीफ दे पाएंगे। अगर आप MNAs को, जिनका काम कानून साजी है, उनको आप फंड्स दे देंगे तो काम नहीं चलेगा। इलेक्टेबल्स भाई कौन से इलेक्टेबल्स? वो लोगों को खरीदते हैं, नौकरियां देते हैं, बंद करवाते हैं, छुड़वाते हैं, उस बुनियाद पे वो इलेक्टेबल्स बन गए। आप एक दफा DMCs को खुद मुख्तार करें, देखें इलेक्टेबल्स नजर ही नहीं आएंगे आपको। कि फिर आवाम इलेक्टेबल्स से पूछेगी कि तुमने मेरे लिए कौन सा कानून बनाया, सड़क तो छोड़ो वो तो मुझे DMC ने दे दी, पानी भी दे दिया। तब्दीली नजर आ रही है कुछ निजाम में, जो मामलात आगे इन शक्लों के साथ जो अभी दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के लिए तैयार हैं, तो मायूस हूं मैं। अच्छा, यकीनन। तो कुछ तरक्की, सर इन्होंने कुछ करना होता तो 2 अदवार पहले इनको दिए गए ना, ये कुछ करके इंसान माजी की गलतियों से सीखता है। मोटरवे इन्होंने बनाया है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका इन्हें बनाने के लिए। एयरपोर्ट बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका इनको बनाने के लिए। गरीब को रोटी देने से इनका हाथ एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ लिया, तालीम देने से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पकड़ लिया, सेहत देने से एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ पकड़ लिया। भाई अब नहीं बना सकते आप। ये 23 में सर बहुत 24 में जो है ना, बड़ा एक बेहतरीन इलेक्शन होने जा रहा है। सिंध के देही इलाकों में लोग अब बोलते हैं कि वडेरा आ रहा है, लग रहा है इलेक्शन आ रहे हैं। तो अब तब्दीली निचली सतह पे आ गई है। ये इमरान खान वाली तब्दीली नहीं है, ये वो तब्दीली है जो ज़हनी शऊर में आ चुकी है। खान लाया, जो भी लाया, आ चुकी है। जी यकीनन आ चुकी है, आपको नजर आएगी 24 के इलेक्शन। अच्छा, नौजवान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आजाद हैसियत से इलेक्शन। हिस्सा तो इसलिए नहीं ले सकते ना सर, 1 करोड़ रुपया MPA का कहाँ से लाएगा एक आम आदमी? 1 करोड़ से नीचे में तो वो हल्के में पहुंच ही नहीं सकता हर बंदे तक। उसके पास 1 करोड़ रुपया ना हो तो वो हल्के इतने वसी हैं, वो पहुंच ही नहीं सकता हर बंदे तक ना। अच्छा, कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं। कैंपेन के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो यकीनन कोई या तो पीछे उसके कोई कारोबारी बेहतरीन शख्सियत हो कि इन्वेस्टर मैं लगाता हूँ, इन्वेस्टर, फिर वो कारोबारी शख्स रिलीफ भी तो मांगेगा ना। हाँ। यही तो हमारे इलेक्शंस में होता आ रहा है। आप नजरिए पर जब इलेक्शन ले आएंगे ना, फाइनली ये खत्म हो जाएगा। जमहूरी निजाम, सदारती निजाम? सर जमहूरी निजाम बेहतर है। आगे आपका पॉइंट सर। फाइनली जमहूरी निजाम, जमहूरी निज़ाम थोड़ी सी तब्दीली के साथ, जैसे अभी इन्होंने फरमाया, मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ, तायद करता हूँ कि 18वीं तरमीम के जो समरात हैं उसका जो दूसरा हिस्सा है जो नीचे की तरफ आना चाहिए, अगर ये नहीं कहते तो ये बात मैं कहने वाला था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी रूह के साथ अगर नाफिज किया जाए तो जमहूरी निज़ाम। अच्छा, तो वो नजर आ रहा है आपको? मुमकिन है आगे मिच्योर हो जाए मामला? देखिए, आज पौधा है कल दरख्त बन जाए। नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन सी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, कौन सी नहीं आएगी, और मेरा ख्याल आपको और इनको भी नहीं होना चाहिए। अगर तो दूध और शहद की नहरें बहने लगे तो भाई कोई भी आ जाए यार, कोई भी आ जाए। अच्छा, तो वो दूध और शहद की नहरें, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 5 महीने की परफॉर्मेंस है इनकी, और ये माशी इशारे ये वाले हैं, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं कहूँ नहीं 2024 में इलेक्शन जरूर हो, और ये नवाज शरीफ साहब आए या इमरान खान साहब हो। तो सियासतदान पे तनकीद करना बहुत आसान है, तो जो दीगर शोबे हैं, नहीं मैं आप इल्जाम भी नहीं लगा रहा, जो दीगर जैसे आप हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो इनको भी तो सियासत में आना चाहिए ना, मुल्क की खिदमत के लिए। देखिए, सियासत का मतलब अगर इलेक्शन लड़ना है, अगर आपकी मुराद ये है, तो मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? इस पूरे निजाम को सियासत कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम चलाया है ना, वो कह रहे हैं कहीं लगाना है, मैं लगाता हूं, फलाह सियासत है, अवाम की फलाह का काम सियासत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया वो सियासत ही थी। इस लफ्ज को जो बुरा बनाया गया, वो हमारे लोग जो हैं जिन्होंने इस अमानत को अपने ऊपर मतलब दिया, वो हो गया, वरना तो ये बड़ा पाक लफ्ज है जी। इस शोबे के अलमबरदार जो है ना, वो खाइन है। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा कुछ शादाब है, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।